हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंगसुन ने खुद को फांसी लगा ली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सही टाइम पर कांगो आ गया था और उसने अपनी माँ को बचा लिया था। बाद में कांगो अपनी माँ को नीचे छोड़ देता और व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। हालांकि यंगसुन यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश होती है और वो अपने बेटे कांगो से कहती है कि क्या तुमने देखा, तुम अभी अपने पैरों पर खड़े हुए थे, तुम्हें इसे फिर से करना चाहिए, चलो एक बार मेरे लिए इसे फिर से करो। लेकिन कांगो यहाँ पर उस रस्सी की ओर देखता है जिसकी मदद से इसकी माँ फांसी लगाने वाली थी और इसे देखकर कांगो अपने घर से बाहर चला जाता है। हालांकि यंगसुन कांगो पुकार रही थी लेकिन कांगो अपनी माँ की बात नहीं सुनता। अगले सीन में देखते जा कांगो रास्ते में जा रहा था, लेकिन तभी आगे से मीजू आ जाती है और यहाँ पर कांगो रोने लगता है। बाद में दिखाया जाता है कि मीजू और कांगो दोनों साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पहले तो मीजू कांगो का नाखून देखती है और उस पर एक येलो साई लगा देती है और कह रही थी कि इससे सब कुछ ठीक होगा। बाद में कांगो अपनी माँ के बारे में मीजू को बताता है कि मेरी माँ मुझे एक जगह पर ले गई और वहाँ पर मुझे छोड़ दिया और कहा कि तुम अब यहीं पर रहोगे। मीजू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने तुमको छोड़ा है, लेकिन अगर ये सच भी है तो तुम्हारी माँ के पास कोई कारण होना चाहिए। कांगो कहता है कि तुम ये बात कैसे जानती हो। मीजू कहती है कि किसी ने मुझको भी छोड़ दिया था, इसलिए मैं बात जानती हूँ। कांगो कहता है कि इसने तुम्हें क्यों छोड़ा। मीजू कहती है कि शायद ये बात मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पर दूर यंगसुन खड़ी हुई थी जो कि अपने बेटे को देख लेती है और फिर अपने बेटे को पुकारती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन कांगो के साथ होती है और यहाँ पर कांगो अपनी माँ से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। यंगसुन कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। कांगो कहता है कि मीजू ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए अगर तुमने मुझे छोड़ा है तो। अब यहाँ पर यंगसुन कहती है कि मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं बहुत ही बीमार हूँ और मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। बाद में कांगो अपनी माँ से कहता है कि मैं भी बहुत ही बीमार था, आपने मेरे कपड़े धोए, आपने मुझे खाना खिलाया, क्या मैं आप पर बोझ था। बाद में यंगसुन जाके खुलती है और अपने बेटे से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्दी ठीक होना होगा ताकि तुम चल सको और दौड़ सको, ताकि तुम बाद में मेरी देखभाल करने में सक्षम हो सको। बाद में अब यंगसुन अपने बेटे से कहती है कि तुम अब से मेरी गार्डियन हो। साथ में अब यंगसुन कांगो से कहती है कि अब तुम्हें फिर से उठना चाहिए, जैसे तुमने पहले किया था वैसे फिर से करो। कांगो बहुत प्रयास करता है लेकिन उठता नहीं है। अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन व्हीलचेयर के द्वारा अपने बेटे को बाहर ला रही थी और यहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही थी और बाद में अपने बेटे को एक तालाब के पास ले आती है और वहाँ पर अपने बेटे को पानी के अंदर गिर देती है। कांगो अपनी माँ से कह रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन यहाँ पर यंगसुन अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें अपने पाँव का प्रयोग करना होगा, तुम्हें ठीक होना होगा। लेकिन यहाँ पर कांगो अपने पाँव को हिलाने में सक्षम नहीं है। हालांकि साथ में यहाँ पर कांगो बचने के लिए व्हीलचेयर को पकड़ता है, लेकिन यहाँ पर यंगसुन व्हीलचेयर को दूर फेंक देती है। हालांकि बाद में यंगसुन यहाँ पर टीवी पर देख रही थी कि अगर कोई पानी के अंदर है तो उसके पाँव को हिलाने के लिए भी क्या करना चाहिए। और अगले सीन यंगसुन अपने बेटे को फिर से तालाब में घेर देती है और उसको अपने पाँव को हिलाने के लिए कहती है। साथ में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यंगसुन साथ साथ में फिजिकल थेरेपी के अंदर भी जाता है, जहाँ पर कांगो से पाँव से एक्सरसाइज करवा रही थी। और काफी टाइम के बाद यहाँ पर कांगो धीरे धीरे करके अपने कदम बढ़ाता है और आखिरकार वो चलने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में जोरी गांव के लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे कि यंगसुन के सारे सूरों को मार दिया गया, वह बालू की खेती भी नहीं कर सकती, वह बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है और हम भी ट्रोटबैक के साथ हंगामा करने वाले थे, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। अभी एसबी यंगसुन से मिलने की प्लानिंग करते हैं और साथ में कह रहे थे कि हमें कांगो के लिए मोबिलिटी स्कूटर खरीदना चाहिए क्योंकि यंगसुन सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती है। अगर कांगो खुश होगा तो यंगसुन भी खुश होगी। और बाद में भी तय करते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, हम कांगो को मोबिलिटी स्कूटर देंगे। अगले सीन में मिस्टर चा और जीसू को दिखाया जाता है जिन्होंने जोरी गांव के अंदर घर को ले लिया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनको कुछ मिल गया था, हमें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाया गया था कि शायद ये ओरिजिनल कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सिर्फ एक डाटा था जिसके अंदर कुछ फोटोज और वीडियो थे, जिसके माध्यम से चेयरमैन सोंग को पता चल गया था कि कांगो एक लड़की बनकर हमें और हमारी कंपनी को एक्सपोज करने वाला था। अभी दोनों यहाँ पर घर पर रह रहे हैं और किसी तरह ओरिजिनल कॉपी को लेना चाहते हैं। हालांकि हमें यहाँ पर अभी तक पता नहीं था कि यह ओरिजिनल कॉपी किस बारे में है, लेकिन अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह ओरिजिनल कॉपी डीएनए टेस्ट रिजल्ट की है और यह वही कॉपी थी जो कि कांगो ने चेयरमैन सोंग को दिखाई थी। लेकिन उस टाइम कांगो ने यह कॉपी चेयरमैन सोंग को नहीं दी थी, कांगो ने यह कॉपी अपने पास ही रख ली थी और इस कॉपी के अकॉर्डिंग यह सिद्ध हो गया था कि सोयून का जो बच्चा है वह ताइसू का है और इसीलिए चेयरमैन सोंग इस ओरिजिनल कॉपी को लेना चाहता है। अगले सीन में मीजू को दिखाया जाता है जो कि अपने नेल सैलून की शॉप पर है। तभी हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि मीजू को एक ऑफर पेशकश कर रहा था और कह रहा था कि मेरे पास बहुत ही अच्छी जगह है, तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए और वहाँ पर अपनी एक नेल सैलून खोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मीजू कहती है कि यह जगह मुझे पसंद है और यहाँ का मालिक भी बहुत ही अच्छा है। बाद में मीजू के पास इसके बच्चा कॉल आता है जो कि कह रहे थे कि पापा घर पर हैं और दादी पापा को पीट रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। और कुछ टाइम के बाद मीजू अपने घर पर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं गुमजा इस लड़के को मार रही थी और कह रही थी कि तुमने अपने बच्चों को क्यों छोड़ दिया। यह लड़का कहता कि मैं उनका पिता नहीं हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। गुमजा यहाँ पर एक फोटो को दिखाती है और कह रही थी कि तुम ये देखो, तुमने फोटो मेरी बेटी के साथ खिंचवाई हुई है। यह लड़का कहता है कि उसने खुद ही कहा था ऐसा करने के लिए और वैसे भी यह फोटो यूएस की नहीं है, हम तो सियोल में ही थे।
बाद में गुमजा इसके मुंह पर हाथ रखती और कह रही थी कि आराम से बोलो, यहाँ पर बच्चे भी हैं, यानी कि बच्चों को पता चल जाएगा कि इनकी माँ यूएस में नहीं थी, यूएस यूएल में थी, इसीलिए इसको चुप होने के लिए कहती है। बाद में यहाँ पर मीजू आती है। इसके बाद यह लड़का मीजू के साथ बात कर रहा था और यह लड़का मीजू की दोस्त यानी कि सनीयंग का बॉयफ्रेंड होता है और सनीयंग ने इसे पैसा उधार लिया था और यह लड़का मीजू से कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए जो कि तुमने मुझे उधार लिया था। लेकिन मीजू कहती है कि वह पैसा तो सनीयंग ने उधार लिया था, मैं कैसे दे सकती हूँ। लेकिन यह लड़का इसकी बात को नहीं मानता और यह लड़का मीजू से कहता है कि तुम्हें इस महीने के लास्ट तक मेरे पैसे देने होंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर इन सभी महिलाओं को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। बाद में मीजू अपने बच्चों के पास आती है। ये बच्चे कह रहे थे कि पिताजी कहाँ पर गए, हालांकि योजिन और शोजिन अब भी इसको पिता कह रहे थे। मीजू अपने बच्चों को यह नहीं कहती कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, वह कह रही थी कि तुम्हारे पिता को कोई काम आ गया है इसलिए भी चले गए हैं। बच्चे यहाँ पर अपनी माँ से नाराज हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि बाहर गाँव वाले आ रहे थे जिनके पास एक मोबिलिटी स्कूटर है जिस पर शैमसी के पिता बैठे हुए थे और ये सभी कांगू घर पर जा रहे थे। साथ में पर गुमजा इनके साथ जाती है और वह मीजू को अपने साथ आने के लिए कहती है। बाद में मीजू अपनी माँ के साथ आती है। इसके बाद ये कांगू घर के पास आ जाते हैं जहाँ ये यंगसुन को बुला रहे थे। यंगसुन बाहर आती है। पहले तो यंगसुन से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप बहुत ही कठिन समय से गुजर रही हैं और हमने भी सुअर के बाहर उनको बंद कराने के लिए काफी हंगामा किया था, हमें माफ कर देना। लेकिन यहाँ पर यंगसुन कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, माफी मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर गंद और बाकी चीजें फैलाई हुई थी, इसलिए माफी मुझको मांगनी चाहिए। लेकिन यंगसुन को माफी मांगने के लिए मना करते हैं। बाद में पूछते ही कांगो कहाँ पर है, हम उससे मिलना चाहते हैं। बाद में यंगसुन कांगो को बाहर आने के लिए कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कांगो अपने पाँव पर चलकर बाहर आ रहा था। हालांकि हमको तो पता ही था क्योंकि वह ठीक हो चुका है, लेकिन यह बात गांव वालों को पता नहीं थी। बाद में कांगो इनके सामने आता है और सभी यहाँ पर कांगो को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कांगो अपने पाँव पर खड़ा हुआ था। मीजू भी यहाँ पर कांगो को देखकर थोड़ा खुश होती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इस भी खाना खा रहे थे, जहाँ इन्होंने मास्क को ग्रिल किया हुआ है। जहाँ पर हम शैमसी को देखते हैं जो कि मिस्टर चा और यीशुक से बात कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक ग्रुप से हो। हालांकि शैमसी को यहाँ पर यह नहीं पता था कि वूबियो ग्रुप से है। बाद में पर मिस्टर चा कहता है कि हाँ हम वूबियो ग्रुप से हैं। शैमसी कहते हैं कि क्या सच में तुम उसके लिए काम करते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन अगर तुम वूबियो ग्रुप से हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर खेती नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में यहाँ पर यीशु कहता है कि हम वहाँ से रिटायर हो चुके हैं इसलिए यहाँ पर खेती कर रहे हैं। शैमसी कहता है ठीक है। शैमसी के साथ में कहता है कि तुम आज से मेरे बिजनेस पार्टनर हो। हालांकि हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि मीजू कांगो को इग्नोर कर रही थी, लेकिन कांगो किसी तरह मीजू के सामने आ जाता है और फिर अपना नाखून दिखाता है जिस पर येलो स्याही लगाई हुई थी जो कि मीजू ने लगाई थी और बाद में कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। और इसके बाद कहता है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि उसने मुझे नहीं छोड़ा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उस आदमी ने भी तुमको नहीं छोड़ा होगा जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। और ये कहकर कांगो योजी और शोजिन के पास आता है और इनको खिला रहा था और मीजू यहाँ पर कांगो को देख रही थी। हालांकि यहाँ पर शैमसी भी देखता है कि कांगो यहाँ पर मीजू के बच्चों को खिला रहा है। इसके बाद वो जेलियस महसूस करता है। बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर सा यहाँ पर टॉयलेट के लिए जाता है। उसे यहाँ पर एक शेड दिखता है, उसे लग रहा था कि शायद यह टॉयलेट होगा, लेकिन जैसे वो जाकर देख रहा था उसे पता चलता है कि यहाँ तो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। बाद में वो यीशु के पास आता और कह रहा था कि हमने ओरिजिनल कॉपी को ढूंढ लिया है, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर कांगो भी इन पर शक होता और कह रहा था कि तुम तो वही हो ना जो कि उस दिन मेरे कमरे में आए थे और एक आदमी के पास चाकू था और तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे। यहाँ पर चीप कहता है कि क्या तुम सच में इसी घर के अंदर चोरी करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर शैमसी कहता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। साथ में यहाँ पर शैमसी का पिता कहता है कि इन्होंने हमारे मक्का के खेत खरीदे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये चोर हैं। बाद में इस के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं और इनको शराब पीने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये कहते कि हमें कहीं पर जाना है। इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं। तभी यहाँ पर यंगसुन से पूछते हैं कि ट्रोटबैग कहाँ पर है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन ट्रोटबैग के पास आ जाती है और कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए मास्क ग्रिल करके लाई हूँ। लेकिन यहाँ पर ट्रोटबैग कहते हैं मुझे इससे नफरत है, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद ट्रोटबैग जाने लगता है। लेकिन तभी यंगसुन यहाँ पर ट्रोटबैग से कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी मरने वाली हूँ, मुझे टर्मिनल कैंसर है। लेकिन मैंने मेरे वकील से कहा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे जितने भी खेत हैं वे सब तुम्हारे नाम कर दे, लेकिन तुम सिर्फ हमारे फार्म को छोड़ देना जो कि मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ। और बाद में कहते कि तुम ये बात कि मुझे कैंसर है, ये बात गाँव वालों को मत बताना। बाद में वो ट्रोटबैग के लिए ग्रिल किया हुआ मांस रखती है और यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मीजू यंगसुन घर के किचन के अंदर थी और वहाँ पर खाना बना रही थी। लेकिन तभी आप यंगसुन आती और कह रही थी कि ये काम मैं कर लूंगी, तुम अपने बच्चों के साथ घर पर जाओ। मीजू यहाँ पर यंगसुन से कहती कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और यह बात मैंने कांगो से सुनी थी जब वो तालाब के पास मेरे पास बैठा हुआ था। हालांकि यंगसुन यहाँ पर समझ जाती है कि कौन सी बात करने वाली है और बाद में मीजू से कहती कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, इसलिए तुम कांगो चिंता मत करो। मीजू कहती कि फिर तो ठीक है। बाद में मीजू अपने बच्चों को लेकर घर पर आ रही थी, लेकिन तभी आगे से हम देखते कि शैमसी आ रहा था जो कि नशे में दूध था। पहले वो बच्चों को पुकारता है, उनको बेबी बेबी कह रहा था, बच्चों को उठाता है लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता। शैमसी कहता है तुमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, जब तुमको कांगो उठा रहा था तब तो तुम बहुत ही खुश थे। बच्चे इसकी बात पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। बाद में मीजू अपने बच्चों को अंदर जाने के लिए कहती है। इसके बाद शैमसी मीजू से कहता है कि क्या तुम कांगो को भी पसंद करती हो, मुझे जॉब चाहिए। लेकिन यहाँ पर मीजू जॉब नहीं दे रही थी
सैमसिंग यहाँ पर जोर देता है। बाद में यहाँ पर मीजू कहती है कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। इसके बाद सैमसिंग मीजू से कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं, तुम्हारे बच्चों को एक पिता की जरूरत है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे बच्चों को बड़ा करेंगे। पहले तो मीजू यहाँ पर हाँ भर देती है। सैमसिंग यहाँ पर बहुत ही खुश होता है, लेकिन बाद में कहती है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है और आज तो एक लड़का मुझसे पैसे मांगने के लिए आ भी था। मैं हर रोज कठिन मेहनत करती हूँ, एक कुत्ते की तरह काम करती हूँ अपने कर्ज को चुकाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि इन सब के बावजूद मैं शादी करनी चाहिए? और ये सब कहकर मीजू अपने घर के अंदर जाती है। और मीजू के जाने के बाद यहाँ पर सैमसिंग कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि यह सब कर्ज के कारण है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन कांगो के साथ अपने घर पर होती है और यहाँ पर कांगो इसका रूम दिखा रही थी और कह रही थी कि पहले तुम्हारा यह रूम हुआ करता था, अब तुम आज से यहीं पर रहोगे। बाद में यंगसुन के पास एक कॉल आता है जो कि यंगसुन को कहीं पर बुला रहा था। इसके बाद यंगसुन उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर इसका बेटा रहा करता था और यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि हमें शुरुआती एपिसोडों में दिखाया गया था, जहाँ यंगसुन अपने बेटे से मिलने के लिए आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर कांगो ने सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया था कि तुम मेरी माँ से कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और बाद में यहाँ पर यंगसुन ने सिक्योरिटी गार्ड को अपना नंबर भी दिया था कि अगर मेरे बेटे के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बता देना। और इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने यंगसुन के पास कॉल की हुई है। यह सिक्योरिटी गार्ड यंगसुन को एक लेटर देता और कह रहा था कि ये लेटर आपके बेटे ने मुझे दिया था, हालांकि मैं भूल गया था कि आपको देना है, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि आपने मुझे नंबर दिया था, इसके बाद मैंने आपको कॉल किया था। और इस लेटर में कांगो ने अपनी माँ के लिए लिखा हुआ था कि क्या आप ठीक है माँ, मुझे माफ़ करना, मैं आपसे नहीं तो मिल सका नहीं कॉल कर सका क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ। चाहे हम अलग हो जाएं, लेकिन मैं हमेशा आपकी और पिता की यादों में जो कि आपने साझा किया था, मैं उनमें हमेशा जिंदा रहूँगा। बाद में लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलने के लिए आपके जन्मदिन पर आऊँगा। साथ में यहाँ पर डेट भी लिखी हुई थी और यह डेट 7 सितंबर थी। बाद में यंगसुन अपने घर पर आती और अपने बेटे को लेटर दिखाती और कह रही थी कि क्या तुम ये जानते हो कि तुमने कब लिखा था, या फिर तुम इसके द्वारा मुझे कुछ कहना चाहते हो, मुझे कोई संकेत दे रहे हो? क्या तुम ये भी जानते थे कि तुम्हारा अंत इस प्रकार होगा? लेकिन यहाँ पर कांगो अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि यंगसुन अपने बेटे को लेकर बैंक में आई हुई थी, तभी इसके पास एक कॉल आता है और यह कॉल जांच अधिकारी का होता है जो कि इसको बता रहा था कि वह लड़की जिसका नाम हायोंग था, जिसकी शादी आपके बेटे के साथ होने वाली थी, वह लड़की ताइसू की है जो कि राष्ट्रपति के विधायक के रूप में चुनाव लड़ने वाले हैं और ताइसू की लड़की की सगाई होने वाली है। यंगसुन यहाँ पर अधिकारी से कहती है कि क्या तुम्हारे पास ताइसू का नंबर है या फिर उसकी बेटी का, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन अधिकारी कहता है कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जांच अधिकारी कहता है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप हायोंग को अकेला छोड़ दीजिए और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हायोंग सगाई के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर हायोंग एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वो तैयार हो गई और कांगो को ढूंढ रही थी। और यहाँ पर कांगो फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि बच्चों को गर्म कपड़े पहना देना, मैं उनसे मिलने के लिए आऊंगा। लेकिन बाद में हायोंग कहती है कि बच्चे कौन है। कांगो बात को टालता और कहता है कि बच्चे कोई भी नहीं है। बाद में हायोंग कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। कांगो कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन सोंग ताइसू से बात कर रहा था, जहाँ ताइसू चेयरमैन सोंग को कह रहा था कि मेरी बेटी बहुत ही जल्दी शादी करने वाली है। चेयरमैन सोंग कहता है कि हमारे आदमी को कुछ सबूत मिले हैं। ताइसू कहता है कि क्या यह टेस्ट डीएनए टेस्ट रिजल्ट के हैं? वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और अगर मैंने बाहर इस बात को लीक कर दिया कि तुमने सोयून और उसके बच्चे को मरवा दिया था, और जब ये बात बाहर लीक होगी क्या तुम इसको संभाल पाओगे? बाद में यहाँ पर ताइसू फोन कट कर देता है। तभी यहाँ पर चेयरमैन सोंग के पास मिस्टर चाओ जिसू आते हैं और चेयरमैन सोंग इन पर चिल्ला रहा था कि तुम इतना लेट सबूत लाए, हायोंग की शादी 2 दिन में होने वाली है। लेकिन ये बाद में कहते हैं कि कांगो वापिस चलने लगा है। इसके बाद ये कुछ फोटोज दिखाते हैं जो कि कांगो की होती हैं और कांगो यहाँ पर चल रहा था। चेयरमैन सोंग यहाँ पर मुस्कुराता और कहता है कि मैं जानता था कि कांगो फिर से चलेगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अपने बेटे को लेकर एक आदमी के पास आई हुई है जो कि इनकी फोटोज उतार रहा था। साथ में यहाँ पर यंगसुन अपने अकेले की फोटो तरवा दी है। बाद में दिखाया जाता है कि यंगसुन और कांगो घर पर होते हैं जहाँ पर यंगसुन ने अपनी वही फोटो जो किसने अकेले में तरवाई हुई थी वो अपने सामने रखी हुई है और अपने बेटे को कुछ ऐसा सिखा रही है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है। जहाँ यंगसुन ये भी सिखा रही है कि जब मैं मर जाऊंगी तो यहाँ पर शोक के लिए लोग आएंगे और वे तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ था, क्या वो बीमार थी और तुम्हें आगे से बोलना है उसको कैंसर था, क्या तुम ये बोल पाओगे? कांगो यहाँ पर हाँ बढ़ता है। बाद में देखते कि यहाँ पर यंगसुन और कांगो दोनों बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर यंगसुन उस लेटर की चीज को फिर से याद करती है कि मैं हमेशा पिता और माता की यादों में जो कि साझा की हुई है उनमें जीवित रहूंगा। बाद में यंगसुन सोचती है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। इसके बाद वो यहाँ पर एक फोटो को देखती है जिसके अंदर कांगो का पिता हाइसिक होता है, साथ में यहाँ पर यंगसुन होती है और साथ में यहाँ पर कांगो होता है। हालांकि ये फोटो यहाँ पर एडिटिंग की हुई होती है क्योंकि हम जानते हैं कि कांगो का जन्म इसके पिता की डेथ के बाद हुआ था। अब यहाँ पर यंगसुन इस फोटो के पास आती है और इसके फ्रेम को उतार लेती है और बाद में देखती है कि इस फोटो के नीचे एक SD कार्ड होता है और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन में जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।